नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे ज्ञान के स्रोत क्या हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों ने माने हैं। ठीक है, क्योंकि ज्ञान की सभी डेफिनेशन में ज्ञान के जो ज्ञान का ज्ञान देने में, है ना, समझ रहे हो, ज्ञान का ज्ञान के बारे में विस्तार पूर्वक बताने में बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है, अलग अलग राय है, क्योंकि ज्ञान एक बहुत व्यापक टॉपिक है। ठीक है, रियल में कोई बता नहीं सकता कि ज्ञान वास्तव में क्या है। सो हम यही मानते हैं कि जो सत्य है और जितना हम लोगों को पता है वही ज्ञान है। अब हम लोगों का मतलब सिर्फ हमें ही नहीं, जो भी इस संसार में ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति मौजूद है उनके पास जो ज्ञान है, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान ही से वाले लोगों से ही हम ज्ञान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें ज़्यादा पता है, और जाहिर सी बात है भाई, जिनको ज़्यादा पता है उनको ज़्यादा पता है। इसीलिए हम स्कूल में जाते हैं, क्योंकि टीचर को हमसे ज़्यादा पता होता है, तो हम स्कूल में जाते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, फिर और हायर एजुकेशन में जाते हैं, वहाँ से ज्ञान लेते हैं। तो ऐसे ही हम अपने लेवल को बढ़ाते रहते हैं। सो ज्ञान के सोर्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो यहाँ पे 4 सोर्स जो है ना बताए गए हैं। एक तो अनुभवजन्य है, जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान होता है। ठीक है, अनुभव से प्राप्त ज्ञान, खुद के कार्यों से जो हम प्रयोग करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, उनसे जो अनुभव प्राप्त होते हैं वो भी एक प्रकार का ज्ञान है, हमें नॉलेज होती रहती है। सेकंड है तर्क और चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, जो हम तर्क करते हैं, ठीक है, अपनी बात रखते हैं, कुछ पूछते हैं, जो भी तर्क वाद विवाद होता है वहाँ से जो ज्ञान मिलता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि तार्किक चिंतन कैसे होता है। थर्ड है निर्णयों एवं स्वामित्व से ज्ञान, जजमेंट और डिसीजन। तथा फोर्थ है अंतर्दृष्टि अथवा अंतः प्रज्ञा। ठीक है, इन सब से ज्ञान देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं अनुभवजन्य ज्ञान, जो कि बहुत ज़्यादा आपको पता है, नाम से ही क्लियर है। आप इसके बारे में लिख देंगे, बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं, ज्ञान के ऊपर कई सारे वीडियोस में बना चुका हूँ। सो उसमें अनुभवजन्य, इंद्रियजन्य, सम्मतिजन्य, चिंतनजन्य, परा अपरा, वास्तविक, असत्य, सत्य, सारे दुनिया भर के ज्ञान के टाइप्स जो हैं हम पढ़ चुके हैं। तो ज्ञान फर्स्ट ईयर से ही चलता आ रहा है और सेकंड ईयर में भी चल रहा है। अनुभवजन्य ज्ञान सिंपल, जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे जो भी हम देख कर, सूंघ कर या कोई कार्य करके, छू कर, है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन जुटा पाते हैं, जो भी हमें वहाँ से पता चल पाता है, वही जो है ज्ञान होता है। ठीक है, तो उसी को हम बोल देते हैं कि अनुभव से प्राप्त किया हुआ ये ज्ञान है। सो इसीलिए इसको बोल दो भाई अनुभवजन्य ज्ञान। और अनुभव कैसे हुआ? इंद्रियों से हुआ, तो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान कह सकते हैं, या फिर इंद्रियजन्य ज्ञान इसको बोला गया है। ठीक है, अब इस ज्ञान में ये है कि ये जो ज्ञान है वो कभी कभी गलत भी हो सकता है, कभी कभी हमें भ्रम भी हो सकता है। जो देखा हुआ है, जो सुना हमने, हमेशा वो सत्य नहीं हो सकता। सो इसकी प्रमाणिकता भी बहुत ज़रूरी है, इसकी सत्यता की पुष्टि बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको करना ही होगा, सत्यता की पुष्टि, अदरवाइज़ आप जो है धोखा खा जाओगे। ठीक है दोस्तों, सो इंद्रियजन्य ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को कहते हैं, और ये 100% सत्य नहीं होता, इसमें असत्य भी हो सकता है, इसमें हमें भ्रम भी हो सकता है। सो इसकी प्रमाणिकता की जांच करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तर्क या तार्किक चिंतन। अब सेकंड पॉइंट आता है तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, या तर्क या फिर चिंतन कह सकते हैं इसको, या फिर प्रश्न उत्तर कह सकते हैं, या वाद विवाद कहा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा वाद विवाद, पुराने जो सीरियल हैं रामायण महाभारत में, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं वाद विवाद आ जाता है, शास्त्रार्थ उसको वो बोलते थे। तो तर्क और चिंतन, किसी भी चीज़ को लेकर हमें तर्क करना, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, प्रश्न करना, ठीक है, वो तार्किक चिंतन है। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सो तार्किक चिंतन ये क्या कहते हैं कि मनुष्य के अंदर की एक ऐसी योग्यता है जिसके बिना कोई भी ज्ञान संभव नहीं है। अब अनुभव द्वारा जो ज्ञान है, मान लिया कि हमारे सामने एक टेबल है, चेयर है, या लैपटॉप है, या कैमरा है। सो हम देख के, छू के उसको, उसके बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं कि जो चेयर है उसके 4 जो है पैर हैं, टेबल को भी हम देख रहे हैं कि हाँ 4 पैर हैं इसके, ठीक है, या
जो भी एक सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, सीधा है, तिरछा है, ठीक है। तो ये एक छूकर, देखकर, सुनकर हम जो है ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। लेकिन अगर एक ऐसा कोई ज्ञान है जो अमूर्त है, अमूर्त मतलब निराकार है, निराकार मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जो सिर्फ अवधारणाओं पर या प्रतिज्ञप्तियों पर आधारित है, होता है ना संवाद। सो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप छू थोड़ी सकते हैं, लेकिन सुन सकते हैं, है ना। तो ऐसा जो ज्ञान है जिसको बस कानों के द्वारा आप ग्रहण कर रहे हैं, सो उस पर आपको प्रश्न चिन्ह लगाकर तर्क और चिंतन, मतलब तर्क के थ्रू प्रश्न पूछकर क्या है, कैसे है, क्यों है, कैसे हुआ, ऐसे करके ये ज्ञान की पुष्टि आप करते हैं और उसको और अधिक जो है ना वहाँ पे आप लर्निंग करते हैं, ठीक है ना। सो तर्क करना यहाँ पर मेन है कि ऐसा ज्ञान जिस पे हम क्या ना कि तर्क करें। जैसे कि इसने आगे भी दिया है कि इंद्रिय अनुभव के द्वारा रंग, स्वाद, गंध आदि संबंधित कुछ संवेदनाएं हम प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जब हमें वस्तुओं में भेद करना होता है, ठीक है, सो हमें तर्क चिंतन की वहाँ पर आवश्यकता होती है। इसमें अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया निहित होती है। अमूर्त कहते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसकी कोई आकृति ना हो, जैसे कि हवा है, ठीक है ना, इसकी कोई आकृति नहीं है। जैसे कि सोच है हमारे माइंड में, उसकी कोई आकृति नहीं है, इसको कहीं ले जा नहीं सकते आप। हवा को तो फिर भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। सो तर्क अनुमान, इसमें दो यहाँ पे कैटेगरी बना दी, एक निगमनात्मक, एक आगमनात्मक, ठीक है। आगमन विधि, निगमन विधि यहीं पे आ गई हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी। आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि क्या होती है, उसमें क्या करते हैं, सिंपल, बड़ा सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि आगमन विधि क्या होती है, इससे सिंपल नहीं होगा। देखिए आगमन विधि में होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल्स दे दिए कि देखिए ये चीज़ आपने यहाँ देखी है अपनी डेली लाइफ में, आप इसको यहाँ यूज़ करते हैं, इसको यहाँ यूज़ करते हैं, इसको यहाँ यूज़ करते हैं, और इसी के बारे में बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे, ऐसे बोल दिया हमने, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, अब बच्चों ने उस चीज़ को देख लिया, जान लिया, समझ लिया डेली लाइफ में। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक जो फंडामेंटल लॉ है, नियम है, जो बुक वाला जो नियम है, वो उनको थमा देते हैं कि जो आपने अभी तक व्यवहारिक जीवन में ये चीज़ देखी, इन चीज़ों में ये नियम कार्य करता है, ठीक है। जैसे कि हम नहर में, नदी में तैरते हैं, ठीक है, तो सभी बच्चे तैरते हैं, सभी को पता है कि तैरना होता है, लेकिन तैरने का भी एक नियम है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है। तो उस पर, या शिप कैसे तैरते हैं, तो सबका एक ही सिद्धांत रहता है, ठीक है। तो पहले हमने आसपास बता दिया कि हाँ सब बच्चे समझ गए कि हाँ जैसे तैरते हैं या शिप या नाव जो है पानी में चलती हैं, और उसके बाद में हम उनको लॉ समझा रहे हैं कि जो है ना लॉ ऑफ फ्लोटिंग क्या है। क्लियर गाइस। एक नाम है, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा एक्चुअली अभी, ठीक है, इसको बोलते हैं, किसी का सिद्धांत था जिसने दिया था उसी के नाम पे चल रहा होता है। सो ऐसे वो होता है आगमन विधि। निगमन विधि में क्या करते हैं, पहले हम क्या बता देते हैं, रूल बता दिया, नियम बता दिया, समझा दिया, और उसके बाद में अब हम, जैसे कि मैथ में, गणित में आपने किया होगा कि भैया ये नियम है, ठीक है। अब नियम या रूल, ये फॉर्मूला ये है, फॉर्मूले के बाद में अब इस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही करते थे, सवाल करते थे, पहले फॉर्मूला सूत्र देख लिया आपने, उसके बाद में सवाल करते थे, उसको कहते हैं निगमन विधि। सो सिंपल। आगमन विधि में पहले इधर उधर की बातें, बाद में नियम। निगमन विधि में पहले नियम, बाद में उदाहरण करवाएंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर मैं बुक की लैंग्वेज में बोलूँ, जैसे कि आपको पढ़ने को मिलेगा, सो निगमन विधि में क्या करते हैं, सामान्यीकरण से विशिष्ट की ओर। सामान्यीकरण का मतलब यहाँ पे ये है, पहले नियम बताएंगे, विशिष्टकरण की ओर यहाँ पे मतलब है कि बाद में उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल्स उस पर करवाएंगे, पहले फॉर्मूला बताएंगे फिर सवाल करवाएंगे, ठीक है ना। और आगमन विधि में पहले सवाल करवाएंगे और फिर फॉर्मूला बताएंगे, ये समझ लो, ठीक है ना। पहले उदाहरण देंगे और उसके बाद में जो है नियम बताएंगे, ठीक है ना। सो ये हो गया तर्क चिंतन वाला, ठीक है, कि आपको तर्क करके जो है चीज़ों को समझना है। तो आगमन विधि का और निगमन विधि का मतलब यही है, या तो पहले तर्क हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है और नियम समझ रहे हैं, या फिर पहले जो है नियम समझ के बाद में वाद विवाद कर रहे हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट, निर्णय एवं स्वामित्व, जजमेंट एंड क्या है, मास्टरी। ये क्या लिख दिया, मास्टरी, ठीक है। महापुरुषों के द्वारा जो कथन दिए जाते हैं वही ज्ञान का स्रोत होते हैं। अब महापुरुष क्या है ना कि हम बहुत महापुरुषों को पढ़ते हैं कि भाई ज्ञान लेना है तो ठीक है, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, या विष्णु पुराण पढ़ो, या ये पढ़ो, गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ठीक है, कुरान पढ़ो, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, है ना, सभी धर्मों में, कि भाई
वो ग्रंथ कहाँ से आए कि पहले जो महापुरुष हुए हैं जिनको हम मानते हैं कि वो लोग ज्ञानी थे, उनकी जो बातें हैं वो उसमें समाहित हैं, वो उसमें लिखी गई हैं, उनका हम अनुकरण अनुसरण करते हैं। सो वो क्या हुआ हमारे लिए, एक सोर्स हुआ ज्ञान का एक स्रोत हुआ, है ना, कि भाई यहाँ से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनके कथन और उनके परिभाषा जो है वो ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन ऐसे ज्ञान की सत्यता की जो जांच करना है, परख करना है, वो कठिन है। जो वो बोल के चले गए कुछ भी बातें, ठीक है, अब उसकी जांच कैसे हम करेंगे, वो करना जो है वो कठिन है। या तो फिर हमें वो जो सब्जेक्ट है, जो भी पर्टिकुलर है, जो भी फील्ड है, जो भी एरिया है, चाहे वो आध्यात्मिक बारे में ज्ञान बताएं या आत्मा की बात करें, परमात्मा की बात करें, चाहे भौतिक जगत की बात करें, ठीक है दोस्तों, उसमें हम निपुण हों। अब चलिए फिर आगे नहीं बताता मैं, पहले ही देख लेते हैं सावधानियाँ। ठीक है, तो व्यक्ति को उस ज्ञान अथवा विषय का स्वामित्व होना चाहिए। जो वो पढ़ रहा है उसका अच्छे से उसको ज्ञान होना चाहिए, ताकि अब देखो अगर हम बात करें सभी धर्मों में ऐसा है कि जो ये ग्रंथ लिखे गए हैं, जो भी किताबें लिखी गई हैं, उनकी लैंग्वेज ऐसी है कि आज के टाइम में हमें वो शब्द समझ नहीं आते, हमें उन शब्दों का अर्थ समझना पड़ता है। कई कई शब्द ऐसे आ जाते हैं कि नहीं हमें पता लगता। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सो ये कह रहे हैं कि उस सब्जेक्ट को, उस विषय पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, उस भाषा को आपको अच्छे से, वो भाषा आपको समझ में आती हो, सो तभी आप वहाँ पे समझ पाएंगे। व्यक्ति को वास्तव में स्वामित्व की सक्षमता होनी चाहिए। कथनों की जीवन में व्यवहारिकता तथा सत्यता होनी चाहिए। उन जो कथन है, ठीक है, वो जीवन में व्यवहारिक होने चाहिए, डेली लाइफ के रूटीन में होने चाहिए, ताकि हम उनको अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे समझने की बात है। ठीक है भाई, ज्ञान का स्रोत तो बता दिया, जो ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं सभी धर्मों में, कि वो ज्ञान का स्रोत है, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन उनको पढ़ने की उनकी समझ भी तो होनी चाहिए। अब सपोज करो हिंदुओं के संस्कृत में है, तो संस्कृत आपको आती ही नहीं है, तो आपके लिए ज्ञान के स्रोत हुए वो नहीं हुए, क्योंकि आप प्राप्त ही नहीं कर पाओगे उनसे ज्ञान, अगर आपको संस्कृत नहीं आती। या फिर जो कुरान है वो अरबी या फ़ारसी में है, अगर आपको अरबी, फ़ारसी, उर्दू नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। या जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो पंजाबी में है, तो पंजाबी आपको नहीं आती तो आप नहीं कर पाएंगे, आपके लिए वो ज्ञान का स्रोत नहीं हुआ। ठीक है, तो उस भाषा पर, उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आपका स्वामित्व से मतलब ये है, सक्षमता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, जिससे आप उन बातों को ग्रहण कर सके इजीली। ठीक है ना। ऐसे कथन प्राकृतिक तथ्यों के विपरीत नहीं होने चाहिए। जो भी उन्होंने कहा वो प्राकृतिक जो तथ्य है, बाय नेचर, जो बाय डिफ़ॉल्ट है, उनके विपरीत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हैं तो फिर वो पढ़ना ठीक नहीं है आपके लिए। ठीक है ना, जबकि ऐसा नहीं है, ये तो अपनी बात बता रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्यक्ति की अपेक्षा उसके कथन की सत्यता का आकलन करना महत्वपूर्ण होता है। अब व्यक्ति जो कह के चले गए, पुराने व्यक्ति जो कह के चले गए या हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो कहा, ये कह रहे कि उनके कथन की सत्यता की जांच आवश्यक है। व्यक्ति के पीछे मत भागो, उन्होंने जो कहा है उसके पीछे देखो कि क्या उसने सही कहा है। ठीक है ना। यदि अन्य महापुरुषों ने कथन का खंडन किया है तो उसे ज्ञान का स्रोत नहीं माना जा सकता। अब एक बंदा कुछ कह के चला गया, एक बोला कि नहीं पृथ्वी जो है ना जल पे टिकी हुई है ना। सुनते थे ना ऐसे, बचपन में मैंने तो बहुत सुना है। कोई कहता था गाय के सींग पे है, कोई कहता था जल पे है, कोई कहता था नहीं ये तो शेषनाग के फन पे है। तो ऐसे बच्चों में, मतलब जब हम बहुत छोटे थे तब मैं ऐसी बातें सुनता था। ठीक है, तो सपोज करो किसी महापुरुष ने ऐसा, महापुरुष ऐसा नहीं कहते वैसे, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा बोल दिया, और फिर दूसरे कह रहे कि नहीं भाई ये तो स्पेस में है, या फिर कोई कह रहा कि नहीं जल पे नहीं है तो शेषनाग के फन पे है। तो यहाँ पे विरोधाभास आ गया। सो अगर विरोधाभास है तो वहाँ पे अब यही है कि चार लोग बोल रहे हैं, चार नहीं बोल रहे हैं, तो उसको ज्ञान का स्रोत मत माने। ठीक है ना, ऐसे को माने जिसपे सभी ने एक मत यस बोला है कि हाँ भैया सही कह रहे हैं। यदि उस व्यक्ति के कथनों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए, यदि है तो उस कथन का ज्ञान का स्रोत नहीं माना जाना चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक है ना। अब आता है फोर्थ पॉइंट, चौथा, अंतर्दृष्टि अथवा अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन। सो अंतर्दृष्टि शब्द आपको पता लग गया कि हाँ कुछ अपने अंदर के ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को, आत्मा परमात्मा को, ये सब अब बोलने वाले हैं। ठीक है, आंतरिक बोध की बात यहाँ पे हो रही है, जिसमें ज्ञान के रूप में कुछ भी स्पष्ट होता है अथवा विदित होता है। ठीक है, ये एक आंतरिक बोध है। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत ज्ञानेंद्रियां, तर्क चिंतन की कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान करना है, योग करना है, साधना करनी है, और बिल्कुल
चित्त को, मन को शांत करना है, शून्य में चले जाना है। और जब आपके माइंड में थॉट्स आना बंद हो जाएं, जब आप उनको कंट्रोल करने लग जाएं, तब वो कहते हैं कि आपको एक असीम आनंद, एक प्रकाश, एक ज्योति की अनुभूति होगी। और जब ऐसा होने लगे तो वो कहेंगे, वो कहते हैं महापुरुष लोग कि आपने ज्ञान की प्राप्ति आपको होने लगी, आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगी। ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर जो है आपको आध्यात्मिक जगत की बातें इस में बताई गई हैं कि ये भी एक ज्ञान का स्रोत है। जो ये कहते हैं कि सारा ज्ञान हमारे अंदर ही निहित है, बस हमें क्या करना है, ध्यान लगा के उसको ढूंढना है। ठीक है। अंतः प्रज्ञा के साथ आत्मनिष्ठा का ऐसा पुट संबद्ध है कि यदि इसे यथार्थ ज्ञान का साधन मान भी लिया जाए तो फिर ज्ञान में वस्तुनिष्ठता तथा सार्वजनिकता जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अंतः प्रज्ञा के आधार पर किसी भी प्रज्ञप्ति की सत्यता का दावा करेगा और यह निर्धारित करना कठिन हो जाएगा कि कौन प्रतिज्ञप्ति सत्य है और कौन असत्य है। अब इसने बोला कि सभी अपने लोग ऐसे अगर करने लगें तो यहाँ पर सार्वभौमिकता नहीं रहेगी, हर लोग अपनी अलग ही थ्योरी देगा, जिसको जैसा अनुभव होगा ध्यान करने से वो वैसे ही अपनी बात बताएगा, तो सब लोग अपना ही अलग मानेंगे। ठीक है ना। ये भी यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे हो जाएगा पंगा। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जो बहुत सारे दार्शनिकों ने जो पक्ष बताए थे, उन 4 पक्षों को मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो कि ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं बहुत एक बड़े वर्ग के द्वारा। क्लियर गाइज। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, नोट करते रहें, नोट्स बनाते रहें, पेपर के लिए तैयार होते रहें और टॉप करते रहें। ऑल द बेस्ट।